नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। थोड़ा सा ब्रेक हुआ था लेकिन अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने डिफाइन किया था, पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव किया था। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले डिराइव किए थे, तो यहाँ पे थोड़े फार्मूले कम हैं क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन होता है। इनफाइनाइट चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला था कि अगर दो पॉइंट है v1 माइनस v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल होता है। ये फार्मूला हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो अभी हमने किसके किसके लिए फार्मूला निकाला था? पॉइंट चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब के लिए हम डेरिवेशन कर चुके हैं और बहुत ज्यादा डेरिवेशन। यही दो तीन फार्मूले हमें, एक तो पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर और डाइपोल का और हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, ये तीन फार्मूले पोटेंशियल के हैं और इन्हीं को आपको याद रखना है। उसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और उन पर कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपने पढ़ा हो तो ये लाइन देख के आपको पता चल जाना चाहिए, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट क्या करते हैं? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लूं, ए और बी, ए और बी दो पॉइंट में ले लूं। मैं पूछूं ई पर, पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पॉइंट बी पर है उनमें रिलेशन बताओ, तो तुम बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बता सकते हो कि दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हर जगह पे सेम है। ये बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इसी पर जो है पोटेंशियल की बात पूछूं आपसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वी ए और वी बी में आपको रिलेशन बताना है। तो क्या होगा? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, या दोनों इक्वल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह? तो अब हम चलते हैं, ए से बी मान लो गए हैं तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे और इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डीएल, इसी को लिख सकते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें, ई डीएल कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं ना, तो डीएल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा? जीरो डिग्री होगा और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर ये अपोजिट होता तो 180 डिग्री होता और माइनस होना था तो ये निगेटिव होती। ओवरऑल हम यहां से इस कंडीशन को देखकर बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव होगी। बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल, तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी कि वी ए माइनस वी बी ये पॉजिटिव है, तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वी ए ग्रेटर देन होगा वी बी के। अगर ये बड़ा होगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वी ए ग्रेटर देन वी बी। यहां से क्या हम सोच सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम चलते जाएं तो पोटेंशियल जो है डिक्रीज करेगा क्योंकि वी बी कम है, वी ए ज्यादा है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। और यही बात जो है हम फार्मूले से भी देखा था हमने। तो यहां से मैं ये पॉइंट लिख दे रहा हूं, क्या? इफ वी if we move if we move in the direction of electric field potential potential decreases, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे एक चार्ज रखें,
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी कैसे होगी, सोचिएगा जरा सा। या तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लें एक पॉजिटिव चार्ज जिससे अवे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे अवे है, या फिर ऐसे सोच लें यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा जिसके टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन का लगाएगा। तो ओवरऑल ये चार्ज अगर फ्री है मूव के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मैं लिख रहा हूं इफ अ चार्ज फ्री टू मूव फ्री टू मूव तो क्या हो सकता है, अगर पॉजिटिव चार्ज, देन पॉजिटिव चार्ज विल मूव किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। यहीं पे अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज विल मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल जो है डिक्रीज करेगा। रफ करता हूं मैं इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स भी बनाते रहें। रफ करो। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ। इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ आपको नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है क्या हो सकता है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। बहुत सिंपल सा है, तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी। इट इज द लोकस ऑफ all point it is the locus of all point where potential is same। it is the locus of all point where potential is same, जहां पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी करते हैं क्या हो सकता है। सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, या फिर ऐसे ही मान लो दो पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया। अब अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला निकालें, V1 माइनस V2 1 to 2 E डॉट dl, ये होता है फार्मूला। और हमें क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल सेम चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा सरफेस मिले, ऐसा कंडीशन हमें मिले जिसके लिए V1 और V2 इक्वल हो जाए। तो V1 और V2 इक्वल होने के लिए अगर इधर वाला पार्ट 0 आ जाए तो V2 इधर आएगा, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो दिस पार्ट मस्ट बी 0। तो अगर ये पार्ट जीरो होने के दो तरीके हैं, कौन कौन से। पहला सिंपल जो सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। अब ये तभी हो सकता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। इसका एग्जांपल जब हमने हॉलो स्फेयर में, स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और वहां पे देखा था हमने, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आया था। कितना आया था, के क्यू बाई कैपिटल आर। स्फेयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो वहां पे पोटेंशियल सेम होगा हर पॉइंट का। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या थीटा यानी कि इन दोनों के बीच एंगल, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं ई डी एल कॉस थीटा। तो थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, और ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो थीटा 90 होने का सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पे देखते हैं। 90 होने का मतलब ये है
कि ये किसके बीच का एंगल, डी एल और ई के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और जो हमारा सरफेस होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, तो दैट मीन्स सरफेस सरफेस जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, सरफेस एंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से दो कंडीशन निकली, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, वो हमने देख लिया है, हॉलो स्फीयर में अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, तो वहां पे पोटेंशियल भी सेम होता है। ये सारे डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो अभी इस वाले कंडीशन के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे कि अगर हमें कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है, स्केच करना है उसका, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दी गई रहेगी उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस ड्रा कर देंगे और हम बोलेंगे कि यही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई रहेंगी, उसके परपेंडिकुलर हमें एक सरफेस बनाना है। रफ करता हूं मैं इसको। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दी गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, तो इसके परपेंडिकुलर तो बनाना बहुत आसान है, ऐसे कोई सरफेस बना दीजिए। तो इस सरफेस पे ये सरफेस जो है कुछ इस तरीके से है, ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस सरफेस पे जितने पॉइंट होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसे बहुत सारे सरफेस हम ड्रा कर सकते हैं। ये अपने आप में यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, ए बी सी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी, यानी कि इक्वी पोटेंशियल है। और ये इसके लिए लिख सकते हैं वी वन इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू वी थ्री, मतलब इस पे जितने भी पॉइंट लेंगे सब क्या होंगे, सबका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड हम पॉइंट चार्ज के लिए ड्रा कर लेते हैं। फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती हैं, अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से चारों तरफ निकलती हैं, 3 डायमेंशन में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है निकलती हैं। तो अब अगर हमें इसके परपेंडिकुलर बनाना है, तो एक जो है स्फेयर बनाना होगा, एक स्फेयर बनाना होगा, क्योंकि ये सब रेडियली निकलती है ना, रेडियल निकलती है तो रेडियस जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस, ये सारा सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो स्फेयर बनेगा। और स्फेयर का जो सरफेस होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल सेम होगा वहां पे। ये हमने पॉइंट चार्ज का बना लिया। इसी तरीके से अगर हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, अ, इस तरह से मान लीजिए दिया गया है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, तो यहाँ पे तो सीधी हैं, सीधा परपेंडिकुलर बना सकते हैं। और यहाँ पे हम कैसे बनाएं, इस तरह से बनाएं, या तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, या फिर इस तरीके से। तो कौन सा सही लग रहा है आपको, ध्यान से देखिए, ये वाला सही लग रहा है, या ये ऐसे कर्व बनेगा, कर्व बनेगा। अब यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो टेंजेंट खींचेंगे और ये कुछ इस तरह से बनेगा, लगभग ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। और एक और ले लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये सारे क्या हैं, इक्वी पोटेंशियल, ये इसके इक्वल नहीं है, ये मत समझिएगा ये वाला पोटेंशियल इसके इक्वल होगा, इस पर जितने पॉइंट होंगे वो इक्वल होंगे। तो
हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, वही हमारा परपेंडिकुलर सरफेस बनाना है, वही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है ये देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबको पता है, इसी से हमने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया था। तो लिख दे रहा हूं मैं इस पॉइंट को, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम पहले मैं इसको समझा देता हूं कि अगर हम कोई चार्ज है और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहा है तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन ही यहीं से बनी थी कि जो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस की जब हमने पढ़ा था, याद करिए फर्स्ट लेक्चर में, तो वर्क डन क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता था। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, वर्क डन क्या होता था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोले या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बोले, दोनों में साइन का डिफरेंस आता था। तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। यहाँ पे जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो वर्क डन भी जीरो होगा। या फिर दूसरे तरीके से इसको अभी मैं समझाता हूँ, तो पहले मैं लिख देता हूँ, इफ अ चार्ज, इफ अ चार्ज मूव्स इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करता है कोई चार्ज, देन देयर विल बी नो वर्क डन, देयर विल बी नो वर्क डन, वहां पे कोई वर्क डन नहीं होना है, वर्क डन जीरो होगा। वो चाहे हम बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के बोले या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कोई एजेंट कर रहा है, तो वे दोनों वर्क डन जीरो होगा। कैसे होगा, अब ये दूसरे तरीके से, एक तो हमने समझ लिया कि वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने डिफाइन किया था तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बोला था। तो यहाँ पे क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा है, सॉरी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई मूव कर रहा है, तो वहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और अगर मूव कर रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अगर ये इधर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो फोर्स इस चार्ज, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, तो या तो इधर लगेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और हमें पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा पढ़ा होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा ऑलवेज यहाँ पे 90 डिग्री होगा अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहा है तो इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट
ये पॉइंट सुना सुना सा लग रहा होगा, इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटर क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से मैं समझा ले रहा हूँ, ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें परपेंडिकुलर लाइंस होगी। अगर ये दो सरफेस मैंने बनाया, ये वन ये टू, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, इंटरसेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो इसे बेंड होना पड़ेगा ऐसे। अगर जरा सा भी हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रह ही नहीं जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही नहीं है। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इतनी बात समझ में आ गई है? तो आगे बढ़ते हैं हम, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो। तो पहले एक बात समझते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, पोटेंशियल वहां पे निकाल सकते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, then we can find out potential V और पोटेंशियल डिफरेंस, ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कहाँ हम पोटेंशियल निकालते हैं, कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी। ठीक है? तो इसका उल्टा क्या पॉसिबल है? अगर क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर हमें पोटेंशियल दिया हो तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे? तो इसका आंसर है यस, और इसी को हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड also we can find out if potential is given, if potential is given, अगर एक पोटेंशियल दिया हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। और इसी टॉपिक को आज हमें पढ़ना है, हम कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, उस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे, यही सारी चीजें करनी है। तो ये बात समझ में आई कि हम करने क्या जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई रहती थी तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे, फार्मूला याद होना चाहिए, v1 माइनस वी टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे वो लिमिट लगा देंगे हम। तो इसी तरीके से अगर हमें पहले पोटेंशियल दे दिया जाए और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा जाए तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जवाब है यस। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं इस बात को। ठीक है? इसी टॉपिक को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वाला रिलेशन नहीं, अभी जो हमने पढ़ा है कि v1 माइनस वी टू इक्वल टू ई डॉट डी एल, दूसरा रिलेशन हम निकालते हैं। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हमें निकालना है। तो पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, डेल्टा वी इक्वल टू आता है सॉरी, ई इक्वल टू आता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ये फार्मूला बनता है, इसी को हमें डिराइव करना है। तो सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी हमें कंफर्म डायरेक्शन वगैरह नहीं पता है। ठीक है? हमने यहाँ पे क्या किया, दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट वन और पॉइंट टू। अब ये पॉइंट मैंने दूर दूर बनाया है, लेकिन हमने बहुत पास पास इनके लिया है ताकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो। तो वन से टू जाने में यहाँ पे पोटेंशियल v है तो यहाँ पे v प्लस dv होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा तो v माइनस dv होना चाहिए, बस हमें ये इतना पास है, इसमें डिफरेंस dv का आ रहा है। ठीक है? अभी डायरेक्शन वगैरह पता नहीं, यहाँ पे हो सकता है 3D में पोटेंशियल आपको एक्स वाई जेड का दिया जाए। पोटेंशियल जो है फंक्शन होगा आपका, पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड।
एक्स वाई जेड में पोटेंशियल दे दिया गया हो, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन मतलब ये मत माइनस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ का हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो V माइनस वी प्लस डीवी, V माइनस वी प्लस डीवी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, तीनों डायरेक्शन में अभी हम मान लेते हैं ई एक्स ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे ई डॉट डीएल होता है, ई डॉट डीएल होता है, ठीक। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे बहुत, ये जो डिफरेंस है बहुत कम है ना, इतना पास है इनके बीच कि हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट हमने माना है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास हैं, इतने पास हैं कि हम कांस्टेंट मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इनको इसको सॉल्व करेंगे माइनस वी माइनस डीवी, तो ये आ जाएगा माइनस डीवी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे जब हम, तो इसको अब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर भी तो रखना पड़ेगा, अगर एक ही डायरेक्शन में होता था तो उसी डायरेक्शन में हम डीएल लेते थे, तो डीएल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे, ई को लिखेंगे ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई के कैप, और डी एक्स और डी डीएल को इस तरीके से डी एक्स डी वाई डी जेड के टर्म में लिखेंगे। तो जब ओवरऑल मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ई को हम लिखेंगे ये और डीएल को ये, अभी हमने 3D में किया कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, इंटीग्रेशन अब नहीं करना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स आई कैप, वेक्टर हटा देते हैं वेक्टर अभी के लिए, प्लस ई वाई डी वाई जे कैप प्लस ई जेड डी जेड के कैप। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, अभी डायरेक्शन को छोड़िए, अभी लास्ट में हम डायरेक्शन पुट कर देंगे, डायरेक्शन अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो ई एक्स का मतलब पता चल रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन इसलिए हटा दिया क्योंकि हमने एक्स वाई जेड के टर्म में लिखा है, तो ई एक्स एक्स डायरेक्शन में, ई वाई वाई के डायरेक्शन में, ई जेड जेड, और डी एक्स डी वाई डी जेड वाई डायरेक्शन में है ही। तो अभी डायरेक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा टर्म हमारे पास, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, क्यों कि तीनों में तो हम एक साथ, तीनों डायरेक्शन में एक साथ डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते हैं। अगर हम सपोज दैट डी वाई एंड डी जेड आर नॉट चेंजिंग, आर नॉट चेंजिंग, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, अभी हमने ऐसा मान लिया। जो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक टर्म होता है, उसमें होता है कि अगर तीनों डायरेक्शन में हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करते हैं, अगर दो को कांस्टेंट मान ले, एक को वेरिएबल मानते हैं, तो उसे पार्शियल डिफरेंस करते हैं। सपोज दैट, तो अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं तो डी वाई चेंज ही तो बताता है, डी जब लग जाता है तो डी वाई और डी जेड क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे दोनों। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस डीवी इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डीवी ओवर डी एक्स। ये आपका फार्मूला आ गया, कुछ इसी टाइप का आ गया कि नहीं, जो हमने लिखा था। अब अगर ये वन डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर इसी तरीके से हम डी एक्स डी वाई डी एक्स डी जेड को कांस्टेंट मानेंगे तो डी वाई वाला टर्म आ जाएगा, ई वाई कितना आ जाएगा तब, ई वाई इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी वाई। और इसी तरीके से ई जेड भी आ जाएगा, ई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी वी ओवर डी जेड, ठीक है। ये सारे फार्मूले अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो अगर हम एक डायरेक्शन वन डायरेक्शन की बात करें, इन वन डायरेक्शन,
वन डायरेक्शन, वन डी, इन वन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस डी बी ओवर डी एक्स, या फिर इस तरीके से भी लिखा रहता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। एक ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे आया, अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, फार्मूले की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आप पहले लेक्चर से सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें समझ में ना आए। अगर हम 3D की बात करें, इन 3D, थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो पार्शियल डिफरेंस को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप। अब यहाँ पे डायरेक्शन के साथ में लिख दें, हालांकि आप डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो भी आपको अंदाजा है कि डेल एक्स लिखा है तो एक्स डायरेक्शन में होगा, लेकिन फॉर्मूला लिखने का ये तरीका है, तो डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड ए कैप। डेल क्या बोलता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को, डेल का मतलब है वो, अगर डेल वी ओवर डेल एक्स लिखा है मतलब वाई और जेड को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन किया गया था तब ये मिला है। डेल वी ओवर डेल वाई मतलब एक्स और जेड को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन किया गया तो ये मिलेगा। आपने अगर 11th 12th की मैथमेटिक्स से अगर मैथ वाले बच्चे हैं तो उनको तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो बायोलॉजी वाले हैं तो वो लोग यहाँ पे इतना याद कर सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंस क्या होता है, या फिर अलग से उसको पढ़ सकते हैं। दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया, दोनों फार्मूले ओवरऑल हमें याद करने हैं। कैसे आया है ये हम देख लिया। अब यहाँ पे माइनस साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैं भी थोड़ा सा बता दूं। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पोटेंशियल के डिक्रीजिंग वाली डायरेक्शन होगी, और यही चीज हमने पढ़ा भी है, अभी अभी इसी लेक्चर में पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पहला पॉइंट मैंने यही लिखा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, वही चीज यहाँ पे माइनस आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। माइनस डेल्टा वी है, तो जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। रब करने से अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना टाइम हो गया, अभी है टाइम, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वी जो है, अभी पहले वन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, अभी फिर जो है थ्री डी वाले भी क्वेश्चन करेंगे हम। पोटेंशियल जो है दिया है हमें 12x² वोल्ट, ठीक है, वोल्ट यूनिट है इसकी, और ये दिया है, और हमें दे रहा है एट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल्स टू, एट एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, वन डायरेक्शन में सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर पोटेंशियल दिया है तो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल एक्स, या फिर डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो डी वी वी दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आता है एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। तो एन आगे आ जाएगा, 12 × 2 24 हो जाएगा, माइनस 24 एक्स, एक्स की पावर 2 - 1, तो एक्स की पावर 1 बचेगी, -24 एक्स। अब हमें कहाँ निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू, एट एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू -24 × 2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -48 वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी। माइनस साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, रफ करता हूं मैं। तो इसी तरीके से कि पोटेंशियल दिया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं 3D वाला,
क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। v दिया है 5x² +3y प्लस 4z² वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, पोजीशन देना पड़ेगा। फील्ड एट पॉइंट एट पी, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,2,-1, 1,2,-1, ये कोऑर्डिनेट दिया गया है। पोटेंशियल दिया गया था, पोटेंशियल दिया गया है हमें इस बार 3D में। देखिए एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें फार्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है अगर पोटेंशियल दिया गया हो। तो डेल वी ओवर डेल एक्स क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई और जेड को कॉमन ले ले, सॉरी कॉमन करें, वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको जब करेंगे वाई वाई एक्स और जेड वाले टर्म को कांस्टेंट लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे। जब इसको करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट ले लेंगे और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम y और z को कांस्टेंट मानेंगे तो इनका डिफरेंशिएशन जीरो। डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमें, रेट ऑफ चेंज ही तो बताता है। तो अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और x आई कैप हो गया, प्लस इसका करेंगे तो y की पावर 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा जे कैप, प्लस इसका करेंगे 4z² होगा ना, कितना था एक बार क्वेश्चन में देखा था, 4z² है, ठीक 4z² है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8z हो गया, ये 8 और क्या कह रहे हैं। चलिए अभी हमने वैल्यूज रखनी है, कहाँ पे निकालना है। अभी तो ये 10x आई कैप, y की डायरेक्शन में 3 और z की डायरेक्शन में 8z। अभी एट पॉइंट P, कौन सा पॉइंट है, 1,2,-1। तो एक्स वाई जेड की, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू 10, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 10 ही रहेगा, 10 × 1 आई कैप, माइनस आगे लगा दीजिएगा, प्लस y की जगह, y तो है नहीं तो y पे कुछ नहीं रखना, 3j ये हो गया, प्लस z की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8k कैप। माइनस अंदर ले चलते हैं, E इक्वल्स टू -10 आई कैप -3j कैप और माइनस माइनस ये हो जाएगा +8k कैप। ये आ जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर, ये मीटर में दिया गया था। ठीक है, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों तरीके से, चाहे हमें वन डायरेक्शन में दिया जाए, वन डायरेक्शन में और आसान हो जाता है। 3D में भी कोई टफ नहीं है, बस आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ही तो करना है। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई जेड को जीरो कर दो, एक्स के डिफरेंस में कर दो, तो हर चीज वही, बस 3 बार यहाँ पे करना है आपको डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं पहले, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। कह रहा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces located at 5 mm apart। कितने, 5 mm अपार्ट, दिख रहा है।
ठीक है, देखो 5 mm अपार्ट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम दिया गया है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द पोटेंशियल difference between them is 10 volt is 10 volt. Calculate the magnitude of electric field. क्या करना है? Calculate the magnitude. Calculate the magnitude of electric field of electric field between them. यानी कि दोनों सरफेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़े से वर्ड लिख दिया गया है, आपको लैंग्वेज समझनी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा वी से। ये कितना दिया है? 10 वोल्ट का दिया गया। ठीक है, ऐसे समझिए दो सरफेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 mm। ठीक है, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये और यहाँ के बीच की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, ये डिस्टेंस को हम dx से लिखने का हो तो, या फिर डेल्टा एक्स से लिख दें, ये वाली डिस्टेंस को। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 5 mm। 5 mm का मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है कितना होगा, ई का फार्मूला माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, रख देना है वैल्यू 10 इंटू सॉरी अपॉन 5 इंटू 10⁻³ 5 टू 10 और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे -2000 वोल्ट पर मीटर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिक्रीज होगा, डायरेक्शन ये माइनस यहाँ पे यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वोल्टेज जिधर डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म होता है। आप और भी क्वेश्चन अपने बुक से, रेफरेंस बुक जो भी है उससे कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन अब हो जाने चाहिए, जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया आप सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। थैंक यू।